नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज जो हमारी वीडियो होगी वो जो हिंदी भाषा का उत्पोर विकास है हमारा, जो हमारी पहली इकाई है नेट की, उससे होगी। और जो उसमें हमारी लिपि के बारे में जो प्रश्न बनते हैं उन टॉपिकों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी जो यूनिट है फर्स्ट, उसके जो पहले हमने 3 वीडियो में जो प्रश्न किए थे, जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उनके बारे में हमने बात की थी, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है, उसके बाद पाली प्राकृत, अपभ्रंश, उन सब के बारे में हमने जाना था। आगे अब हम बात करेंगे जो हमारी लिपि है, लिपि का कैसे विकास होता है उसके बारे में हम जानेंगे। किस किस विद्वान ने लिपि के बारे में क्या कहा है, लिपि की विशेषताएं क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लिपि। ये देखिए, लिपि कहते किसे हैं, ठीक है। लिपि की अगर हम बात करते हैं, लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। कि जो हम बोलते हैं उन ध्वनियों को हम लिखकर, जैसे हमने बोला क, तो क को हम जैसे लिखेंगे तो ये जो चिन्ह बन गया उसका प्रतीक के रूप में, ये प्रतीक हो गया हमारे सामने, चिन्ह है क का। क जो ध्वनि है उसको बोल के हमने ऐसे लिख दिया तो उसको क्या कहेंगे, लिपि। च जो हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं और उनका चिन्ह जो होता है उसको हम लिपि कहेंगे, ठीक है। तो लिपि क्या होती है, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। कि जैसे जो हमने ध्वनियां उच्चारित की, हमारे मुख से निकले, जैसे ए, आ, ई, उ, ऐ, ए, औ, औ, तो वो तो हो गई वर्ण। जैसे कोई भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है, मुख से, तो उन ध्वनियों को तो उन्होंने कहा कि वर्ण कहते हैं। लेकिन जो उनको लिखने का जो एक हम उनका डायग्राम बनाते हैं, जैसे ए है, क है, तो ठीक है, उनको उन्होंने कहा कि जो उसके बाद का रूप है वो क्या होगा, वो लिपि होगा। कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वो तो होते हैं वर्ण, पर जिस रूप में वो लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं लिपि, ठीक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रसिद्ध हैं। तो कितनी लिपियां प्रसिद्ध हैं, तो 3 लिपियां जो भारत में प्रसिद्ध रही हैं। पहली है सिंधु घाटी लिपि, द्वितीय है खरोष्टी लिपि, तीसरी है ब्राह्मी लिपि। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी लिपि, कुछ चित्राक्षर थी, कुछ ध्वन्याक्षर थी। इसके प्राचीन नमूने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे प्राचीन जो मानी गई है सिंधु घाटी, तो जो वो हमारी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके जो वो है चित्राक्षर है, मतलब चित्रों के द्वारा वो दर्शाई गई है, जिसमें कुछ चित्र होंगे और कुछ ध्वन्याक्षर, मतलब ध्वनियों के माध्यम से सिंधु घाटी की जो लिपि है वो। और उसके जो नमूने हैं वो कहाँ से मिले हमें, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से इसके अवशेष हैं वो मिले हमें। जो सिंधु घाटी लिपि है उसके अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। और 3 प्रकार की भारत में लिपियां प्रसिद्ध रही हैं, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। इसके बाद हम बात करते हैं, अशोक के समय लिपि का नाम ब्राह्मी रखा गया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है कि जो अशोक का समय था प्राचीन समय में, उस समय जो हमारी लिपि थी जिसका विकास हो रहा था, जो सिंधु घाटी लिपि के साथ उसका उदय होता है, तो जो अशोक का समय था उस समय जो लिपि का नाम था वो ब्राह्मी नाम, ठीक है, ब्राह्मी। जो बुल्लर हैं, बुल्लर के अनुसार भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया। बुल्लर का मानना है कि जो सामी लिपि के आधार पर उन्होंने 500 ईसा पूर्व में जो है ब्राह्मी लिपि का निर्माण माना है। इनके अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, ठीक है। कितने अक्षर थे, 41 अक्षर थे, जिनमें 9 स्वर तथा 32 व्यंजन है, ठीक है। 32 व्यंजन है और 9 स्वर, कुल मिला के 41 अक्षर बुल्लर ने माने हैं, ठीक है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीन नमूने पीपराला के स्तूप और बडली गांव में प्राप्त हुए हैं। जो ब्राह्मी लिपि के पहले हमने बात की थी, जो सिंधु घाटी की थी, वो मोहनजोदड़ो और कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। और ये जो है, ये जो ब्राह्मी लिपि के नमूने हमें कहाँ से मिले हैं, पीपराला के स्तूप और
बड़ली गांव से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। पूछे खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अरमाइक जो लिपि है, अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो पहले का समय था, उस समय में जो खरोष्टी लिपि थी वो हमारे दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऐसे उल्टा लिखते थे, दाएं से बाएं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का नाम कुछ लोग ब्रह्मा से, कुछ लोग ब्रह्मा नामक आचार्य से मानते हैं। जो ब्राह्मी लिपि का उदय है वो किससे मानते हैं, विद्वानों का अलग अलग मत रहा है कि जो ब्राह्मी लिपि है वो ब्रह्मा नाम से उत्पत्ति उसकी हुई है, या कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा नाम कोई आचार्य रहते थे, ब्रह्मा नाम के आचार्य से उसकी उत्पत्ति मानी गई है। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद बताए हैं। पहले अशोक का जिक्र किया था, अशोक के नाम लिपि का नाम ब्राह्मी रखा गया था, और जो गुप्त काल, ये देखिए गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद बताए हैं, दक्षिणी और उत्तरी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। इसमें हमने देखा कि बुलर ने माना है कि जो शामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया गया। ब्राह्मी लिपि के अंदर 41 अक्षर माने हैं, जिसमें 9 स्वर हैं और 32 व्यंजन हैं। ब्राह्मी लिपि के जो प्राचीन नमूने वो कहाँ से मिले हैं, तो पीपराला के स्तूप और बड़ली गांव से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात करें अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि को कुछ लोग ब्रह्मा से और कुछ लोग ब्रह्मा नामक आचार्य से उसका प्रारंभ मानते हैं। गुप्त काल के अंदर ब्राह्मी के दो भेद बताए गए हैं, दक्षिणी और उत्तरी। आगे चलते हैं। देखिए लिपि का जो विकास क्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हमसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, लिपि का विकास कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मी लिपि। सबसे जो प्रारंभ होता है वो ब्राह्मी लिपि से, इसके दो भेद हैं, देखो और दक्षिणी शैली। ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां बताई है, उत्तरी और दक्षिणी, जो हमने पीछे देखा। ठीक है, तो जो उत्तरी शैली है उसमें है गुप्त लिपि और उसके बाद कुटिल लिपि। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कुटिल लिपि। ये कालक्रम हमसे पूछ लेता है कि किस किस प्रकार से जो देवनागरी हमारी लिपि है उसका विकास होता है, तो इनको हम क्रमानुसार याद रखेंगे। ठीक है, तो दक्षिणी शैली में नंदी नागरी लिपि, प्राचीन नागर लिपि का नाम दक्षिण में था ये। ठीक है, नंदी नागरी लिपि। उसके बाद देखिए कुटिल लिपि के अंदर दो लिपियां हैं, प्राचीन नागरी लिपि और शारदा लिपि। ये शारदा लिपि। ठीक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है नागरी लिपि, जिसका विकास 9वीं सदी के अंत से माना गया है, प्रारंभ। ठीक है, इसके जो प्राचीन नागरी लिपि है उसके दो रूप बताए हैं, पूर्वी रूप और पश्चिमी रूप। पूर्वी रूप में कैथी, मैथिली और बांग्ला। ठीक है, पश्चिमी रूप जो है उसमें देवनागरी, गुजराती, राजस्थानी और महाराष्ट्री। ठीक है, तो जो हमारी हमसे पीछे भी पेपर में 2023 का जो हमारा पेपर था उसमें पूछा गया था, देवनागरी लिपि के बारे में हमसे 4 ऑप्शन दे दिए गए थे कि देवनागरी लिपि है उसका विकास किस प्रकार से होता है। तो हमसे पूछा गया था कि ये नागर की भाषा है। ठीक है, गुजरात के अंदर इसको कुछ वर्ग के जो विशेष समुदाय के लोग रहते थे वो इसको बोलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से देवनागरी के बारे में हमसे पूछा गया था, इसका विकास है वो किस प्रकार से, जैसे ब्राह्मी लिपि से फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, ऐसे होते हुए हमें देवनागरी लिपि का विकास मिलता है, जो 9वीं सदी में इसका विकास माना गया है। तो उसका हमें समय भी पूछा था कि जो देवनागरी लिपि है उसको जो है वो टाइम पीरियड क्या है, तो 9वीं सदी से इसका आरंभ माना गया है। ठीक है, ये इसमें थे, लिपि का जो विकास क्रम है उसमें ये चीजें बताई गई है। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के 7वीं-8वीं सदी इसका समय माना गया है, उसके शिलालेख में हुआ है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है याद रखने का कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो गुजरात के राजा जय भट्ट। ठीक है, याद रखेंगे गुजरात के राजा जय भट्ट के जो एक शिलालेख है उसमें किया गया है। और जो देवनागरी की प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो चाइना विल्किंस। ठीक है, कौन सी है, चाइना विल्किंस। चाइना विल्किंस देवनागरी में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक है। चार्ल्स विल्किंस और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय जाता है कि जो नागरी की जो टाइपिंग है, सबसे पहले जो टाइप उसके जो अक्षर तैयार किए वो चार्ल्स विल्किंस और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, इससे भी पहले हमारे से प्रश्न पूछा गया है।
ठीक है, तो ये मोस्ट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कि विशेषताएं क्या है। तो देवनागरी की विशेषताएं अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली है कि इसमें ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत हैं कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित हैं। कि जो इसकी ध्वनि चिन्ह है वो संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार हमारे अंदर वर्गीकृत किए गए हैं इसमें, कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर ही एक वर्ग में सम्मिलित हैं। जैसे हम बात करते हैं कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, तो इसमें जो विशेष रूप से अक्षर इसमें विभाजित किए हैं, पांच पांच अक्षर इसमें दिए हैं। जैसे कंठ से हमारे क, ख, ग, घ, ड, ठीक है, तो ये एक ही वर्ग में इनको रखा गया है। अगर हम तालु की बात करें, ठीक है, च, छ, ज, झ, ऐसे इस प्रकार से मतलब कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ, मतलब इनको एक विशेष वर्ग में इनको रखा है। आगे चलते हैं, इसकी दूसरी विशेषता है देवनागरी लिपि की अक्षरमाला। ठीक है, देवनागरी लिपि की अक्षरमाला भी इसी क्रम में वर्गीकृत है। ठीक है, इसके बाद है इसमें पहले क्रमानुसार स्वर रखे जाते हैं, ये याद रखेंगे, तथा उसके पश्चात व्यंजनों को रखा गया है। रोमन लिपि में कोई स्वर कहीं है तो कोई कहीं है। ए सबसे पहले तो ई पांचवें तथा ओ 15वें क्रम पर इसमें दिया गया है। ठीक है, क्या है कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसके अंदर स्वर हैं वो सबसे पहले रखे गए हैं, उसके पश्चात व्यंजनों को रखा गया है। लेकिन जो रोमन लिपि थी, रोमन लिपि में ऐसा नहीं है, उसमें कोई स्वर कहीं पे है, कोई स्वर कहीं पे है। जैसे ए है वो सबसे पहले है, तो ई है वो 5वें क्रम पर है, और जो ओ है वो 15वें क्रम पर। तो रोमन लिपि को इसलिए पीछे छोड़ दिया गया। और जो देवनागरी लिपि की ये विशेषता सबसे अच्छी थी कि इसमें जो स्वर हैं वो एक साथ हैं और उसके पश्चात ही व्यंजनों का जिक्र किया गया है। अगली है कि नागरी लिपि, ठीक है, नागरी लिपि की दूसरी विशेषता यह है कि इसके अक्षरों के नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चरित रूप में भिन्नता नहीं है, जैसा कि अन्य लिपियों में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि जो नागरी लिपि की विशेषता ये है कि इसमें जो अक्षरों के नाम और उनके लिखित लिखित में भिन्नता नहीं है, जैसे वो बोले जाते हैं उसी प्रकार वो लिखे जाते हैं। लेकिन उदाहरणतः रोमन लिपि में ऊ की ध्वनि को यू अक्षर से भी लिखा जाता है। जैसे हम ऊ उच्चारित करते हैं तो ऊ को क्या है, ऊ की जगह यू, ठीक है, ऊ की जगह किसको लिखा जाता है, तो यू को। तो नागरी लिपि की एक विशेषता यह है कि इसमें जो भी अक्षर बोले जाते हैं या उच्चारण किया जाता है उनको वैसा ही लिखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, देवनागरी लिपि को सीखना एकदम आसान है। केवल एक सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा सीख लेने पर प्राय सभी देवनागरी अक्षर बनाना सीखा जा सकता है। ठीक है, तो जो देवनागरी लिपि आसान है इसके बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें एक सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा सीख लेने से हम देवनागरी लिपि को सीख सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं, देवनागरी में प्रत्येक अक्षर शिरोरेखा युक्त है। ठीक है, जो उनकी अलग पहचान है और अर्थवत्ता का उदाहरण है। कि जो देवनागरी के अक्षर हैं उनके ऊपर प्रत्येक के ऊपर शिरोरेखा लगाई गई है। ठीक है, जैसे ए है, ये हमारा ए है, देखिए इसमें हम ये ऊपर जो शिरोरेखा अगर नहीं लगाएंगे ना, ये ऊपर वाली, तो अधूरा है, देवनागरी लिपि उसको नहीं कह सकते। लेकिन जो देवनागरी लिपि में क्या बताया गया कि प्रत्येक अक्षर के ऊपर शिरोरेखा लगाई गई है, ये उनकी अलग पहचान है। ठीक है, आगे चलते हैं, देवनागरी में एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होती है। उर्दू या अंग्रेजी में ऐसा नहीं है कि जैसे एक ध्वनि उच्चारित होगी। जैसे हम बोलेंगे, कोई भी उच्चारण करते हैं, जैसे ए बोलेंगे तो एक ही ध्वनि उच्चारित होगी। ठीक है, एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होती है। लेकिन उर्दू या अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। जैसे हम अमेरिका लिखते हैं, उसको अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो अलग है और दूसरी भाषा में लिखेंगे तो अलग भाषा में वो लिखा जाएगा। आगे बात करते हैं, देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। यह विशेषता भी केवल वैज्ञानिक लिपियों में ही पाई जाती है कि जो देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण, अलग अलग वर्ण नहीं है। ठीक है, ये उसकी कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ उसकी सीमाएं हैं, दोष भी हैं, जो सीमाएं दोष, तो उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है, इसके अक्षरों की बनावट बहुत जटिल बताई गई है। इन अक्षरों को लिखना सीखना बहुत कठिन है तथा परिश्रम साध्य है। जो इनके अक्षर हैं देवनागरी लिपि की, उनकी बनावट है वो बहुत जटिल बनाई गई है। इन अक्षरों को सीखना और लिखना हमारे लिए बहुत ही परिश्रम
करना पड़ेगा उसको सीखने के लिए, तो वो बहुत ही जटिल काम है। कहा गया है कि इन्हें बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत बोझ पड़ता है। इससे जो बच्चों के मस्तिष्क पर है प्रेशर होता है, वो आसानी से इनको सीख नहीं पाते, तो ये बहुत ही जटिल बताई गई है। दूसरी बात करते हैं, इसके अक्षरों की संख्या अधिक है। जो इसमें अक्षर हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में है। एक सामान्य विद्यार्थी के लिए तो कठिन है ही, साथ ही मुद्रण और टंकन के लिए भी बहुत दुरूह काम हो जाता है। ठीक है। दूसरी ये है, मतलब जो छपाई और लिखाई का काम है, मुद्रण और टंकन, वो काम बहुत ही जटिल हो जाता है। तो ये बहुत ही मतलब मुश्किल काम है इसमें, अक्षर ज्यादा होने के कारण। तीसरी बात है, इसमें मुद्रण और टंकन कठिन है क्योंकि वर्णों और मात्राओं को मिलाकर 400 से अधिक, ये देखिए 400 से अधिक टाइप रखने पड़ते हैं। भाई किसी भी लिपि को हम लिखेंगे तो उसमें मतलब अक्षरों की संख्या कम होगी तो हमें आसानी होगी, लेकिन इसमें टंकन है अलग अलग अक्षर के लिए, जो पीछे बताया गया कि प्रत्येक वर्ण के लिए एक अलग ध्वनि है, तो 400 इसमें अक्षर हैं, तो उनके लिए अलग अलग 400 टाइप रखने पड़ते थे, जिससे में ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाता था, इतनी चीजें हम नहीं रख पाते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही जटिल काम था। आगे देखें, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास। देवनागरी लिपि के बारे में किस किस ने क्या कहा है। तो सबसे पहले वैयक्तिक प्रयास की हम बात करते हैं, जो वैयक्तिक रूप से प्रयास किया गया। सबसे पहला प्रयास संभवतः बाल गंगाधर तिलक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला वैयक्तिक प्रयास किसने किया गया, तो जो है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो इसको याद रखें भाई, सबसे पहला प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने किया। उन्होंने अपने पत्र केसरी, तो बाल गंगाधर तिलक का कौन सा पत्र था, तो केसरी के लिए एक फॉन्ट तैयार किया गया जिसे नाम दिया गया तिलक फॉन्ट। ठीक है, इसके बाद बात करें, 20वीं सदी के आरंभ से ही सावरकर बंधुओं ने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पहले बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद वीर सावरकर बंधुओं ने स्वरों के लिए ए की 12 खड़ी तैयार की। तो सावरकर बंधुओं ने क्या है कि देवनागरी लिपि में ए की 12 खड़ी तैयार की थी। इन्होंने सारे स्वर ऐसे ही मात्रा जोड़कर लिखे। जो इन्होंने 12 खड़ी तैयार की थी वो देखिए ऐसे की थी, ई छोटी ई की मात्रा, ए में ये बड़ी ई की मात्रा, ए में आई की मात्रा, ये सारी ऐसे इन्होंने 12 खड़ी तैयार की दी थी वीर सावरकर बंधुओं ने। इसको जाके आगे खारिज कर दिया गया था, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या किया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी को सरल बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, इन्होंने अनुस्वार, जो प्रत्येक अक्षर का जो 5वां है अक्षर है, उनको देवनागरी को सरल बनाने का सुझाव दिया। विशेष रूप से ड तथा अणय के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो ये इसकी व्यक्तिक प्रयास है हमारे। पहला था बाल गंगाधर तिलक ने, जो है उनके पत्र केसरी में एक अलग से फॉन्ट तैयार किया, तिलक फॉन्ट। तिलक फॉन्ट नाम देकर उन्होंने सबसे पहला प्रयास प्रारंभ किया था। उसके बाद 20वीं सदी में वीर सावरकर बंधुओं ने अपनी जो है 12 खड़ी तैयार की ए की, जो सभी वर्ण हैं ऐसे ही प्रारंभ होंगे। ठीक है, उसके बाद श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार के प्रयोग के बारे में व्यापक जानकारी हमें दी कि जो विशेष रूप से ड और अणय के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, व्यक्तिगत प्रयास के बाद आते हैं संस्थागत प्रयास। ठीक है, वो व्यक्तिगत प्रयास थे, लेकिन ये कुछ संस्थाएं थी जिनमें देवनागरी के बारे में कुछ प्रयास किए गए, वो देखिए। सबसे पहला है संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला प्रयास 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, 1935 में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ। ठीक है, पहला संस्थागत प्रयास किसकी ओर से हुआ, तो 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ। इस वर्ष गांधी जी के सभापतित्व में, गांधी जी के नेतृत्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई। ठीक है, सबसे पहले नागरी लिपि सुधार समिति 1935 में कब बनाई गई, तो संस्थागत प्रयासों के रूप में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो 1935 में हुआ, उसमें महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है काका कालेलकर, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हमारे जो पेपर हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना इसको। अगला है 1945 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा। 1935 में क्या थी, हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने सभापतित्व किया था और काका कालेलकर उसको जो है संयोजक बनाए गए थे। 1945 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने नागरी लिपि सुधार समिति उप समिति का निर्माण किया। इस समिति में श्रीनिवास और गोरखनाथ के सुझावों को अस्वीकार कर दिया। श्रीनिवास और गोरखनाथ ने
जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा 1945 में जो उप समिति बनाई गई थी उसमें अपने कुछ सुझाव दिए थे, तो इनको इन्होंने खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसके बाद है देवनागरी लिपि के मानकीकरण के संबंध में सबसे बड़ा और पहला सरकारी प्रयास 1947 में किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारा एग्जाम हुआ था 2023 का भाई नेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि देवनागरी लिपि है उसके बारे में सबसे पहला प्रयास जो किया गया 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, नेट में जो 2023 में हमारा जून में शायद पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो पहला सरकारी प्रयास था जो 1947 में किया गया देवनागरी लिपि के मानकीकरण के संबंध में, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जो है ये है सबसे महत्वपूर्ण, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें बताया गया कि ए की 12 खड़ी का प्रयोग ठीक नहीं है। जो है कि 12 खड़ी का प्रयोग किया गया था, पीछे हमने पढ़ा था व्यक्तिगत प्रयासों के अंदर जो वीर सावरकर बंधुओं ने की थी, तो वो उसको ठीक नहीं माना गया। और उसके बाद जो पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, ये बताया गया इसमें डे, न और मैं, जो 5 अक्षर बताए गए हैं अनुस्वार, तो उनमें अनुस्वार पांचवा अक्षर है उस पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसमें गांधी जी की सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, उसके संयोजक काका कालेलकर थे। 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा में ही नागरी लिपि सुधार की जो उप समिति बनाई गई थी, उसमें श्रीनिवास और गोरखनाथ के जो सुझाव है उनको अस्वीकार कर दिया गया। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के संबंध में पहला सरकारी प्रयास 1947 में किया गया, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया। उसमें ए की 12 खड़ी का प्रयोग ठीक नहीं बताया, और जो पंचमाक्षर है उसमें अनुस्वारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सब बातें इसमें बताई गई। आगे बात करते हैं 1953 में हिंदी भाषी प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसने समिति की सिफारिशों पर विचार किया। ठीक है, 1953 में जो है शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो उसमें जो है समिति की सिफारिश पर विचार किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन। इसमें से भी हमारे जो नेट का पेपर है उसमें भी कथन पूछा गया था, तो इसको याद रखेंगे। जो पिटमैन वाला क्वेश्चन है, सर आइजैक पिटमैन, इनका एक कोटेशन है, ये पूछा था, संसार में यदि कोई लिपि सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो वो है देवनागरी। ठीक है, कि सभी पूर्ण अक्षर हैं जिस लिपि में, वो देवनागरी लिपि है। तो ये कोटेशन किसकी है, तो ये कथन है सर आइजैक पिटमैन का, जो हमसे पूछा गया था पीछे जून में। अगला प्रश्न है, अगली जो वो कथन है, नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई। ये किसने कहा, तो आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा ने कहा कि जो नागरी लिपि से बढ़कर जो वैज्ञानिक लिपि है वो मैंने कहीं नहीं पाई है। ठीक है, इसके बाद है देवनागरी लिपि दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ये है राहुल शंकरत्यान जी का कथन कि जो देवनागरी है वो दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण कथन थे कुछ जो हमने पढ़े हैं। और जो लिपि के बारे में आज की हमारी वीडियो थी वो हमारी पूरी है। ठीक है, तो आगे जो हमारी वीडियो होगी वो होगी जो हमारी अनुच्छेद है 343 से 351 तक, उसमें किस प्रकार से जिक्र किया गया है, उनसे भी हमसे नेट में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम उन चीजों को जानेंगे। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।